क्या क्या बेनिफिट है उससे गोल्ड को पोर्टफोलियो में रखने के लिए। एसेट एलोकेशन है, हेज है, हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, हेज अगेंस्ट जियोपॉलिटिक्स, हेज अगेंस्ट करेंसी डेप्रिसिएशन, हेज अगेंस्ट वॉलेटिलिटी इन दी रिस्क एसेट्स लाइक इक्विटी। क्लाइमेट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और सिल्वर एक तरीके से प्रॉक्सी है, क्योंकि जैसे जैसे हम क्लाइमेट चेंज को फाइट करेंगे वैसे वैसे आपका ग्रीन टेक और हाई टेक में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा और सिल्वर कंजम्पशन ज्यादा होगा। तो आप कह सकते हैं सिल्वर इज अ प्रॉक्सी फॉर क्लाइमेट एट टाइम्स व्हेन द मार्केट इज वोलेटाइल। फॉर इंस्टेंस, जैसे अगर आप पिछले 1.5-2 साल का देखें तो शायद इक्विटी ने अगर नहीं परफॉर्म किया है तो गोल्ड एंड सिल्वर ने परफॉर्म किया है, और फिक्स्ड इनकम में आपको रेगुलर कूपन मिलता रहता है। उसके पहले का अगर आप टाइम देखें तो उसमें शायद इक्विटी ने परफॉर्म किया है, गोल्ड एंड सिल्वर ने परफॉर्म नहीं किया है। जी तो कोई ना कोई इंग्रेडिएंट जो है मल्टी एसेट का वो परफॉर्म करेगा। मार्केट्स ऊपर नीचे होती रहती हैं, हेडलाइंस बदलती रहती हैं, लेकिन एक चीज जो हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए वो है इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता अरोरा है। वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड की बात। जैसे आप सब जानते हैं, म्यूचुअल फंड्स की बात में हम डिकोड करते हैं इंडियन मार्केट, ग्लोबल मार्केट्स, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स, वी डिकोड ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड्स। और हम चाहते हैं कि हर एपिसोड के थ्रू आपको बहुत सिंपल तरीके से इन सब एस्पेक्ट्स के बारे में समझने के लिए मिले। तो आज हमारे इस एपिसोड में वी हैव मिस्टर विक्रम धवन। मिस्टर धवन निप्पॉन लाइफ इंडिया असेट मैनेजमेंट लिमिटेड में फंड मैनेजर कमोडिटीज हैं। उनके पास 28 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस है कमोडिटीज, फंड मैनेजमेंट और एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ इंडिया और ओवरसीज के कॉर्पोरेट और बैंकिंग सेक्टर्स में भी इन्वेस्टिंग का। निप्पॉन इंडिया एएमसी ज्वाइन करने से पहले मिस्टर विक्रम रिलायंस एआईएफ मैनेजमेंट लिमिटेड और रिलायंस कैपिटल के साथ काम कर चुके हैं। वो गोल्ड मैट्रिक्स सिंगापुर के साथ रिस्क पोर्टफोलियो भी मैनेज कर चुके हैं। एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करें तो मिस्टर विक्रम ने नागपुर यूनिवर्सिटी से बीई मैकेनिकल किया है और उनके पास मटेरियल्स मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी है। Hello everyone, welcome back to Mutual Fund की बात। Thank you so much for joining us again this week. And आज के एपिसोड के लिए मैं genuinely बहुत ज़्यादा excited हूँ because we have our speaker Mr. Vikram Dhawan who's come for the very first time on Mutual Fund की बात. Vikram sir is a fund manager for commodities at Nippon India Mutual Fund. Vikram ji, thank you so much for giving us your time. I know it's been really tough to get you on this episode, but we are so glad that you could eventually make time for us. Pleasure. Thank you very much for inviting me. थैंक यू विक्रम जी। सो गाइज, आज जो है हम कमोडिटीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कंसिडरिंग हमने देखा है कि लॉट ऑफ यू आस्क्ड अस कि हमें कमोडिटीज़, ईटीएफ्स इन सब के बारे में जानना है। तो ऑफ कोर्स वी थॉट कि विक्रम सर वुड बी a perfect candidate to give us his views and his share his knowledge with us. So Vikram ji, before we start asking you questions around commodities, सबसे पहले आप थोड़ा अपने बारे में हमें बताइए। Tell us कि आप कौन-कौन से funds manage करते हैं at Nippon India. So please give us a little background about yourself. Namrata, I am a head commodities fund manager at Nippon India Mutual Fund. निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड जो है, जैसे आप जानते हैं, एक वन ऑफ द लीडिंग म्यूचुअल फंड है हमारी कंट्री का। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कमोडिटीज की गोल्ड सिल्वर में, तो एक तरीके से एक मार्केट लीडरशिप निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में 3 फंड मैनेज करता हूं: गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। पर्सनली मैं कमोडिटी मार्केट्स में करीब आप कह सकते हैं 2 या 3 डेकेड से इन्वॉल्व हूँ, और काफ़ी लकी रहा हूँ कि ना केवल इंडिया में, मैंने बाकी सब जगह जैसे यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ ईस्ट एशिया है, यहाँ पे भी कमोडिटी मार्केट्स का एक्सपोजर लिया है। और जैसे आप जानते हैं कि इस समय क्योंकि कमोडिटीज का एक साइकिल है, और मैं समझता हूँ कि हम आपके माध्यम से, मेरे माध्यम से, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के माध्यम से ये इंश्योर करें कि इस साइकिल में कंट्री का और हमारे सिटीजन्स का बेनिफिट हो। जी, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और आई थिंक इसीलिए हम आपके साथ ये कॉन्वर्सेशन करना चाहते थे, जिससे कि हम अपने व्यूअर्स को इसके बारे में और अच्छे से समझा पाएँ, राइट? एंड आज का जो हमारा कॉन्वर्सेशन होगा, उसमें हम बहुत सारे सवाल अराउंड कमोडिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑफ कोर्स गोल्ड एंड सिल्वर, लेकिन बाकी सारी कमोडिटीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में शायद बहुत से लोगों को नहीं पता है। सो आई थिंक विल स्टार्ट ऑफ विद
कि एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में गोल्ड या सिल्वर, जो आज के टाइम में बहुत फेमस हो चुका है एज एन असेट क्लास इन जनरल, आप ये बताइए कि एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में क्यों होना चाहिए? देखिए, इक्विटी, अगर हम बात करें मेजर एसेट क्लास की, तो इक्विटी है, फिक्स्ड इनकम है, कमोडिटीज है, रियल एस्टेट भी है। जी। अम, और अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखें तो हर 3-4 साल में जो एसेट क्लास की लीडरशिप है वो चेंज होती है। कभी आप देखेंगे कि इक्विटी परफॉर्म कर रहा है, कभी आप देखेंगे कि गोल्ड परफॉर्म कर रहा है, कभी आप रियल एस्टेट या फिक्स इनकम परफॉर्म कर रहा है। तो ये एक साइक्लिकल चीजें हैं। और अगर आप 50 साल का डेटा देखें तो 3 से 4 साल में ये लीडरशिप चेंज होती है। जैसे आप देख जी। सकते हैं कि पिछले 2-3 साल से जो कमोडिटी स्पेस है, स्पेसिफिकली गोल्ड एंड सिल्वर, वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके पहले का अगर आप देखें तो इक्विटी ने परफॉर्म किया था। तो जब तक हमारे पास कोई मैजिकल क्रिस्टल बॉल नहीं है जिससे हम ये पता कर सकें कि भाई 2026 में अब ये एसेट क्लास परफॉर्म करेगा, 2027 में ये करेगा, जब तक हमारे पास वो चीज नहीं है, या तो हमारे पास एक दूसरी ऑप्शन है जो कि बहुत अच्छी ऑप्शन है। और जैसे कहते हैं कि there's a saying in English कि diversification is the only free lunch in capital markets। ओके। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड रहे। क्योंकि टाइमिंग करना मुश्किल है, तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में क्या होगा कि चाहे कोई भी एसेट क्लास परफॉर्म करे, चाहे कोई भी साइकिल हो, आपके पोर्टफोलियो में एटलीस्ट एक या दो एसेट क्लास ऐसी होंगी जो कि आपको अच्छा रिटर्न देंगी। जी। वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जैसे आप लोग के दर्शक ने सुना होगा कि कंपाउंडिंग जो है वो एक बहुत बड़ा टूल है वेल्थ क्रिएशन का। और देखिए, कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी जो कंडीशन वो ये है कि आपका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होना चाहिए। अभी जैसे फॉर एग्जांपल, एक साल आपके पोर्टफोलियो ने +30% रिटर्न्स दिए, अगले साल उसने -20% रिटर्न्स दिए, तो ये अगर वॉलेटाइल रहेगा तो कंपाउंडिंग जो है वो एक तरीके से डिसरप्ट हो जाएगी। तो एक स्टडी पोर्टफोलियो है होना बहुत जरूरी है। और जैसे आप हिस्टोरिकली हमने देखा है, हिस्टोरिकल डेटा से देखा है कि जितना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहेगा उतना वो स्टेबल रहेगा, उतना आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। तो इसीलिए अपने पोर्टफोलियो में आप अगर आप इक्विटी रखते हैं, फिक्स्ड इनकम रखते हैं, तो गोल्ड भी रखिए, कमोडिटीज भी रखिए, ताकि आपका पोर्टफोलियो की जो वोलेटिलिटी है वो कम रहे और इन अ लॉन्गर टर्म आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिले। तो इसलिए बहुत जरूरी है गोल्ड और सिल्वर को अपने पोर्टफोलियो में रखना फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। ओके, ओके। लेकिन अभी अगर हम गोल्ड और सिल्वर की बात करें एंड ऑफ कोर्स हम दूसरी कमोडिटीज़ के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अगर हम गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो विक्रम जी, आप हमें ये बताइए कि अभी जो रैली चल रही है, आई नो यू सेड कि कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है एंड वी ऑल अंडरस्टैंड कि हमें भी नहीं पता है कि आगे जाके अगले 1 या 2 साल में गोल्ड या सिल्वर कैसे परफॉर्म करेंगे, क्या करेक्शन होगा, नहीं होगा। लेकिन बेस्ड ऑन योर एनालिसिस, आप ये बताइए कि क्या ये रैली हम देख सकते हैं कंटिन्यू होगा, और डू यू थिंक ये स्टैग्नेट हो जाएंगे प्राइसेस, और डू यू थिंक करेक्शन होगा, एटलीस्ट सम डायरेक्शन? गोल्ड फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली काफी हजारों साल से ह्यूमन इकोसिस्टम में है। जी। तो इसलिए इसकी जो साइकिल्स होती हैं वो भी काफी लंबी होती हैं और काफी, मतलब ये एक ऐसा एसेट क्लास है जो आपका पेशेंस टेस्ट करेगा, रिजॉल्व टेस्ट करेगा और डिसिप्लिन टेस्ट करेगा। फॉर इंस्टेंस, अगर जैसे आप कोविड की बात करें 2019-20, उसके पहले हम गोल्ड और सिल्वर की शायद इतनी नहीं बात करते थे। जी। फिर कोविड का पीक आया, उसके बाद करेक्शन आया, उसके बाद फिर गोल्ड एंड सिल्वर कहीं ना कहीं अपने रडार से, जो जिसे हम कहते हैं जो डिस्कशंस हैं और जो न्यूज़ है, जो सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया का जो डिस्कशंस है, उसमें से वो अगेन इट फेल डाउन, अगेन इट इज कम बैक बिकॉज इट इज डूइंग वेल। तो ये एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि एक पॉइंटर है इन्वेस्टर्स के लिए, सभी एसेट क्लास के लिए। बट गोल्ड के लिए तो मैं जैसे कहता हूँ कि द बेस्ट टाइम टू बाय गोल्ड इज व्हेन नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। तो आप जैसे अब देख सकते हैं कि जब जब गोल्ड के बारे में
थोड़ी सी डिस्कोर्स कम हुआ है, दैट इज द टाइम व्हेन गोल्ड एंड सिल्वर हैज बीन द बेस्ट टाइम टू बाय। लेकिन अभी का टाइम थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप आज से 25-30 साल पुरानी बात करें तो वो टाइम पे जब लेट 90s में जब आपकी एशियन करेंसी क्राइसिस या एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, तो वो टाइम पे ये एक विकल्प था कि भाई जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वर्ल्ड के, स्पेशली एशिया के, उनको गोल्ड बेच के यूएस डॉलर खरीदने चाहिए। और ये एक्चुअली हुआ, और इतने हद तक हुआ कि आज से अगर 25-30 साल पहले अगर आप एक टिपिकल सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट देखते तो उसमें 75 से 80% जो था वो यूएस डॉलर था, बाकी 25-15% में आपका गोल्ड, बाकी करेंसीज वगैरह थी। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 2020 कोविड, और आज के टाइम में आप देखिए एकदम रिवर्स हो रहा है। सेंट्रल बैंक्स जो है वो डॉलर बेच के गोल्ड खरीद रहे हैं। तो ये एक जिसे कहते हैं एक जनरेशनल, एक लॉन्ग साइकिल, जैसे मैंने बताया कि ये क्योंकि गोल्ड जो है वो काफी पुराना एसेट क्लास है, तो इसलिए इसकी साइकिल्स जो होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर साइकिल्स बहुत टाइम लगती है आने में, लेकिन उसका फिर जो ड्यूरेशन है वो भी लंबा होता है। तो अभी हम इस साइकिल में हैं जिसमें सेंट्रल बैंक्स हो, इन्वेस्टर्स हो, वो सब देख रहे हैं वैल्यू गोल्ड की कि क्या क्या बेनिफिट है उससे गोल्ड को पोर्टफोलियो में रखने के लिए। एसेट एलोकेशन है, hedge against so many things, hedge against inflation, hedge against geopolitics, hedge against currency depreciation, hedge against volatility in the risk assets like equity। तो ये एक साइकिल है जो बहुत स्ट्रांग अभी चल रही है। और ठीक है, कोई साइकिल इनफाइनाइट तो नहीं होती है, साइकिल्स बदलेंगी, लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये कितने साल तक चलेगी। व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टर्स इज कि जब तक दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें उनको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। एक तो ये कि व्हाट इज द आइडियल एलोकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर दे नीड टू डू। क्योंकि अगर आपको पोर्टफोलियो में ये पता है कि मुझे इतना एलोकेट करना है, कोई भी एसेट क्लास हो, अगर आपको पता है कि चलो मेरे को पोर्टफोलियो में इक्विटी इतना एलोकेट करना है, डेट इतना एलोकेट करना है, गोल्ड इतना एलोकेट करना है, तो उससे क्या होता है कि आप फिर प्राइस से रिएक्ट नहीं करते हैं। आपका डिसीजन जो है वो प्राइस के मूवमेंट पे नहीं डिपेंड करता है, आपका डिसीजन जो है वो एलोकेशन जो है उस पर डिपेंड करता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, जब तक फंडामेंटल्स चेंज नहीं होते हैं ड्रामेटिकली, तब तक प्राइस व्यू लेना थोड़ा सा रिस्की है। क्योंकि आप जैसे समझ सकते हैं कि एक साल पहले भी अगर हम ये इंटरव्यू करते तो भी आपको गोल्ड महंगा लगता। देखिए, मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था लेट 90s में, तो तब गोल्ड का भाव था $250-300 पर आउंस। इवन वो टाइम पे भी लोग पूछते थे गोल्ड सोना बड़ा महंगा है, खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। सेम डिस्कशन 2000 पे भी हुआ, डॉलर पर आउंस पे भी हुआ। अगर हम रुपये की बात करें तो सेम डिस्कशन 50,000 पे पर 10 ग्राम्स पे भी हुआ, 1 लाख पे भी हुआ, और अभी हम 1.5 लाख के आसपास है, वो भी हो रहा है। तो ये डिस्कशंस तो चलते रहेंगे। और लेकिन अगर आप पोर्टफोलियो में दो चीजें फॉलो करते हैं, वो ये कि मुझे इतना एलोकेशन रखना है लॉन्ग टर्म, तो उससे आप इतना इम्पैक्ट नहीं होंगे क्या प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मेरे को इतना एलोकेशन रखना है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए मेरे पोर्टफोलियो के लिए बेनिफिशियल है। और दूसरा, जब तक फंडामेंटल्स चेंज नहीं होते हैं तब तक आप स्पेकुलेटिव कॉल या टैक्टिकल कॉल अवॉइड करें। ओके, सो देन क्या एक कोई आइडियल परसेंटेज है एलोकेशन का जो एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होना चाहिए? लेट्स जस्ट लुक एट फ्रॉम अ यंग इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि लेट्स से कोई 25-26 ईयर ओल्ड का एज का इन्वेस्टर है, तो उनके पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज गोल्ड या सिल्वर होना चाहिए? देखिए, इसको आप 2-3 तरीके से आप ये जो पजल है इसको आप 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक तरीका ये है कि वो आप व्हाट इज दैट पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो, आपके पोर्टफोलियो का वो कौन सा पार्ट है जो आप हर समय सॉल्वेंट या लिक्विड चाहते हैं। मतलब कोई भी हो सकता है, वो इमरजेंसी के लिए हो सकता है, कोई अच्छे इवेंट के लिए भी हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़े अनएक्सपेक्टेड के अच्छी जगह पे, या कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर विच यू आर बाइंग अ गुड थिंग। तो वो क्या पार्ट है पोर्टफोलियो का, 5% है, 10% है, 2% है, पहले उसको आप आइडेंटिफाई करिए कि मैं ये पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो जो है मैं हर समय चाहता हूं या चाहती हूं कि ये लिक्विड रहे। तो लेट अस से आपने डिसाइड किया वो X% या
चलिए एक फिगर ले लेते हैं, 5% आपने सपोज Okay. किया कि 5 से 10% का पोर्टफोलियो मेरा लिक्विड रहना चाहिए। Okay. तो वो पोर्टफोलियो में गोल्ड होना बहुत जरूरी है। शायद पूरा 5% या 10% आप नहीं खरीदे, लेकिन कुछ पार्ट होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अगर जब आप का एक्सपेंडिचर आए, तो हो सकता है उस समय इक्विटी मार्केट्स परफॉर्म नहीं कर रहे हो, या वॉलेटाइल हो, या फिक्स्ड इनकम में आपको इतना बेनिफिट नहीं मिल रहा आपको पोर्टफोलियो से, तो आप एटलीस्ट, या फिर ऐसा कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट हो जाए, कोई जैसे हमने देखा कोविड टाइप कोई कुछ हो जाए, या अभी जो पॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी चल रही है, ट्रेड वॉर चल रही है, इस चक्कर में आप देख रहे हैं कि काफी वॉलिटिलिटी है रिस्क एसेट्स में। तो ये टाइम पे अगर आपको कैश की जरूरत है, और किसी अच्छे इमरजेंसी की जरूरत नहीं है, मतलब इट कैन बी फॉर अ गुड रीजन ऑल्सो, मतलब यू वांट टू बाय अ हाउस और अ कार और जो भी आपको खरीदना है, तो एक तो ये क्राइटेरिया है एलोकेशन परसेंटेज डिसाइड करने का, कि दैट पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो व्हिच यू वांट ऑलवेज टू बी लिक्विड, उसमें गोल्ड होना बहुत जरूरी है। Okay. दूसरा, आपका पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर क्या है, कितना रिस्क आपने लिया है। आपके पोर्टफोलियो में अगर मैक्सिमम फिक्स्ड इनकम है, एफडीज हैं, तो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है उसमें। एक आप कह सकते हैं क्रेडिट रिस्क है, बट वो थियोरेटिकल है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि क्रेडिट इवेंट जो है वो इतनी जल्दी आसानी आसानी होंगे, से होंगे, हाँ। जल्दी होंगे। तो उसमें फिर गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं करता है, वो उसमें वो यू आप उसको गोल्ड सिल्वर को यूज करते हैं अपने रिटर्न्स को बढ़ाने के लिए। क्योंकि हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो गोल्ड ने जो रिटर्न्स दिए हैं वो इक्विटी और फिक्स्ड इनकम के बीच में दिए। जी। तो तो वो उस केस में जब आपका पोर्टफोलियो एकदम ही सैनिटाइज है, उसमें कोई रिस्क ही नहीं है, तो उसमें गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो थोड़ा सा आप यूज करेंगे टू इंक्रीज दी रिटर्न्स ऑफ योर पोर्टफोलियो। अगर आपका पोर्टफोलियो काफी रिस्की है, जिसमें आपने काफी स्टॉक्स ले रखे हैं जो कि काफी हाई बीटा है, जो कि मार्केट की वॉलेटिलिटी में इफेक्ट होते हैं काफी, तो उसमें फिर गोल्ड बिकम्स हेज। उसमें वो गोल्ड जो है एक तरीके से आपका इंश्योरेंस हो जाता है। Okay. तो ये सब चीजें अभी मतलब बात करने में बहुत बहुत मुश्किल है बताना कि क्या होना, मतलब क्या उसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है। बट मोटा मोटी आई थिंक अब आजकल के जमाने में जब चैट जीपीटी अवेलेबल है और ग्रॉक अवेलेबल है, सब लोग एआई यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि चलो मेरा अगर पोर्टफोलियो में ये कॉम्पोजिशन है, तो मुझे कितना गोल्ड या कितना सिल्वर मैक्सिमम और मिनिमम रखना चाहिए। तो वो कैलकुलेशन आई थिंक एवरीबडी कैन डू इट। सो ये 2-3 क्राइटेरिया हैं जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो का एलोकेशन क्या हो। तीसरा ये भी हो सकता है कि आपका एक कन्विक्शन है इस एसेट क्लास में, आप फॉर इंस्टेंस शायद ज्यादा रीड कर पा रहे हैं देन द नॉर्मल पर्सन कि क्या जियोपॉलिटिक्स में हो सकता है आगे जाके, क्या ट्रेड वॉर में हो सकता है, क्या ग्लोबल इकोनॉमी में हो सकता है। तो उस केस में फिर देन गोल्ड बिकम्स स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट फॉर यू। बट आई थिंक वो थोड़ा सा एक बड़ा स्पेशलाइज्ड तरीके का कॉल है। बट आई वुड से हिस्टोरिकली अगर आप देखें, जब जब गोल्ड को हमने एज हेज, एज लिक्विडिटी प्रोवाइडर और एज अ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफायर यूज किया है, तब तक देन इट हैज गिवन अस द बेस्ट परफॉर्मेंस विद इन आवर पोर्टफोलियो। ओके, ओके। सो अगर हम दूसरी कमोडिटीज़ की बात करें, सो प्लीज़ हेल्प आवर व्यूअर्स अंडरस्टैंड कि गोल्ड और सिल्वर के अलावा और क्या-क्या कमोडिटीज़ होते हैं जिसमें एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में टू cater to all these commodities that we're going to talk about? तो नम्रता, अभी इंडियन इकोसिस्टम में अगर हम बात करें तो रेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट, सेबी रेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स अंडर द म्यूचुअल फंड्स अभी सिर्फ गोल्ड एंड सिल्वर ही है जी। लेकिन आपको शायद गोल्ड या सिल्वर से आगे देखने की जरूरत नहीं है। उसका मैं रीजन मैं बताता हूँ। गोल्ड आउट एंड आउट प्रेशियस मेटल है, Okay. और 95 to 98% कंजम्पशन जो है गोल्ड का वो या तो इन्वेस्टमेंट के लिए होता है या ज्वेलरी के लिए होता है। ज्वेलरी भी एक तरीके की इन्वेस्टमेंट ही आप कह सकते हैं। तो वो एक तरीके से एक इन्वेस्टमेंट कमोडिटी है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर आज से 10 साल 15 साल पहले वो
जिसे आप कह सकते हैं इट वाज मोर अ प्रेशियस मेटल, लेस एन इंडस्ट्रियल मेटल। 2015-16 की अगर आप बात करें तो वो टाइम पे 40-45% जो सिल्वर था वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए कंज्यूम होता था। जी। लेकिन अगर आप आज की बात करें तो करीब 60-65% सिल्वर जो है वो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के लिए यूज होता है। इसका मतलब ये है कि सिल्वर का आ, आ, जो फंडामेंटल्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ और जो ग्लोबल इकोनॉमी में चल रहा है उससे काफी अफेक्टेड है सिल्वर की जो फंडामेंटल्स हैं। ओके। तो आप अगर गोल्ड एंड सिल्वर का कॉम्बिनेशन करते हैं तो आपको एक तरफ एक प्योर इन्वेस्टमेंट कमोडिटी मिल रही है और दूसरी तरफ आपको एक कमोडिटी मिल रही है जो कि हाइब्रिड है, जो कि प्रेशियस मेटल भी है और इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है। और एक बड़ी बात मैं बताना चाहूँ कि सिल्वर की जो खास बात है अभी, सिल्वर की प्राइसेस अभी क्यों ऊपर है, क्योंकि सिल्वर का जो मेन ग्रोथ हुई है कंजम्पशन में वो ग्रीन टेक में हुई है। ग्रीन टेक में जैसे आपको सोलर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, और हाई टेक की अगर हम बात करें तो जैसे 5G है। और तो ये एक ऐसा मेटल है जो कि बहुत ही क्रिटिकल इनपुट है ग्रीन टेक और हाई टेक में। ओके। और ग्रीन टेक में हम क्यों मतलब मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ग्रीन टेक में क्यों हमको सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप जैसे मैं एक वेरियस स्टडीज हुई हैं, एक हार्वर्ड की भी स्टडी हुई है रिसेंटली 2024 में, उसमें ये उन्होंने बोला है कि अगर अगले 6 साल तक पृथ्वी का टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री बढ़ता है 6 years कंटिन्यूसली, तो उससे ग्लोबल जीडीपी 10 से 12% डिस्ट्रॉय हो सकती है। क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा होता है कूलिंग के लिए, आपकी जो क्रॉप साइकिल्स हैं वो डिसरप्ट हो जाती है, ड्राउट होता है, और इट लीड्स टू सो मेनी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो स्पेशली जो आपके यंग लिसनर्स हैं उनके लिए एक दिस इज वन एरिया विच दे शुड नॉट इग्नोर, क्योंकि ये सब चीजें जो हैं इरिवर्सिबल हैं। अगर आप जैसे अभी 2025 का ही अगर आप आंकड़ा देखें तो 2025 में सेकेंड हाफ में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका में जो टेम्परेचर था वो लॉन्ग टर्म एवरेज से करीब 1 से 1.25 डिग्री हायर था। और इंडिया फॉर्चुनेटली वी हैड लोअर टेम्परेचर, एंड जब लॉन्ग टर्म एवरेज से टेम्परेचर आधा डिग्री से कम रहता है तो इट लीड्स टू एक्सेसिव रेनफॉल, जो हमने देखा अभी हुआ है। तो आई थिंक तो उससे अब उसका बेनिफिट क्या है, व्हाई शुड बी वरी अबाउट इट, उससे उसका क्या उसका मतलब ये इतना टेम्परेचर बढ़ने, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ कि जो IMF ने एस्टिमेट किया है कि इतना टेम्परेचर बढ़ने से एक साल में करीब 300 से 900 बिलियन डॉलर की इकोनॉमिक आउटपुट का डिस्ट्रक्शन होना चाहिए। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्लाइमेट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और सिल्वर एक तरीके से प्रॉक्सी है, क्योंकि जैसे जैसे हम क्लाइमेट चेंज को फाइट करेंगे वैसे वैसे आपका ग्रीन टेक और हाई टेक में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा और सिल्वर कंजम्पशन ज्यादा होगा। तो आप कह सकते हैं सिल्वर इज अ प्रॉक्सी फॉर climate. Gold is a proxy for uncertainty, geopolitics, credit risk, but silver is a proxy for climate risk. तो ये एक कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि जिनकी बहुत लॉन्ग टर्म होराइजन है, जो जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने में बिलीव करते हैं। बट देन तो अगर हम कमोडिटीज देखें गोल्ड और सिल्वर के अलावा कॉपर, जिंक इज व्हाट वी कुड लुक एट, लेकिन आप बोल रहे हैं कि उसके लिए कोई प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है अभी इन द इंडियन मार्केट विच आर अप्रूव्ड बाय सेबी, राइट? बट क्या ऐसे कोई हाइब्रिड प्रोडक्ट्स भी नहीं है जिसमें हमें कॉपर या जिंक का एलोकेशन मिल सकता है? देयर आर नो प्रोडक्ट्स एट ऑल विद दीज कमोडिटीज? सो इन द म्यूचुअल फंड स्पेस अभी नहीं है, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे जाके जैसे कॉपर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेटल। और देखिए गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, एक जो सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि वी हार्डली प्रोड्यूस एनी गोल्ड। मतलब
हमारा आई वुड से 90-95% गोल्ड इंपोर्ट होता है। हम्म, सिल्वर के केस में भी हमारी प्रोडक्शन है, वी प्रोड्यूस, बट आई थिंक आई वुड से रफली अबाउट 60% सिल्वर भी हम इंपोर्ट करते हैं। ओके, कॉपर भी काफी कम प्रोड्यूस करते हैं। कॉपर में भी मैं समझता हूँ कि जो कॉपर इंपोर्ट्स है इंडिया में 70-80% जो है कॉपर इंपोर्ट होता है। तो एज अ कंट्री ये सब कमोडिटीज की डेफिसिट है, तो इसलिए इट बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट फॉर इन्वेस्टर्स ओके, टू लुक एट दिस कमोडिटीज, नॉट बिकॉज कि इसमें तेजी है या फंडामेंटल स्ट्रांग है, बट एज अ कंट्री इसमें प्राइस राइज या प्राइस वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में होता है इंडिया को। इसलिए तो इसलिए दैट इज व्हाई दिस कमोडिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ओके, हैव अ लुक, क्लोजर लुक बाय द इन्वेस्टर्स। ओके। तो ये जो निफ्टी मेटल इंडेक्स है विक्रम जी, उसमें कैन यू टेल अस व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द निफ्टी मेटल इंडेक्स? क्या उसमें भी सिर्फ गोल्ड और सिल्वर ही है या उसमें यू हैव अदर कमोडिटीज, देखिए, अदर अगर आप मेटल्स? कंपनीज की बात करें इंडिया में, मतलब स्टॉक स्पेसिफिक हम नहीं बोल सकते हैं आपको, बट आप कंपनीज की बात करें तो आप देखें कि अगर आप चलिए मेटल्स की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है। एल्यूमिनियम में मैं कंपनीज के नाम नहीं ले सकता, बट आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम में देयर आर प्रोड्यूसर्स, ओके, इंडिजिनस प्रोड्यूसर्स हैं इंडिया में। अगर आप सिल्वर की बात करें, अब सिल्वर के साथ क्या है कि सिल्वर जो है वो 2/3 ऑफ सिल्वर, जो बल्कि आई वुड से 70-80% ऑफ सिल्वर जो प्रोडक्शन होता है वर्ल्ड में, वो एज अ बाय प्रोडक्ट होता है ऑफ गोल्ड, कॉपर एंड कॉपर, जिंक एंड या लेड। या तो इंडिया में जैसे अब एक जिंक की कंपनी है बड़ी, जिसमें सिल्वर प्रोडक्शन होता है, तो वो एक प्रॉक्सी भी हो सकती है। अच्छा, कॉपर की बात करें तो कॉपर में प्रोड्यूसर हमारे पास एक पब्लिक सेक्टर प्रोड्यूसर है, लेकिन बाकी सब जो है, वी डोंट हैव टू मेनी कॉपर माइंस इन इंडिया। सो ओके, मेजॉरिटी ऑफ कॉपर जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है वो स्मेल्टिंग के थ्रू हो रहा है, जिसमें कॉपर और कॉन्सेंट्रेट इंपोर्ट होते हैं, उसको स्मेल्ट किया जाता है, फिर रिफाइंड कॉपर में उसको यहाँ बेचा जाता है। जी, तो ये अनफॉर्चुनेटली ऑन, अगर आप एल्यूमिनियम को हटा दें या स्टील को हटा दें, बाकी काफी कम, या मे बी जिंक को हटा दें या मैंगनीज को हटा दें, आयरन ओर को भी, काफी कमोडिटीज में हमारे पास प्राइमरी प्रोडक्शन जो है वो काफी कम है। तो इसलिए ज्यादा कंपनीज आपको जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं उसमें बहुत ज्यादा नहीं है इंडिया में। तो वो एक भी एक इशू होता है। दैट इज व्हाई जैसे अगर गोल्ड माइनिंग कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो बहुत ज्यादा गोल्ड माइनिंग कंपनीज नहीं है इंडिया में। ओके, सिमिलरली अगर कॉपर माइनिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करना है तो वो भी काफी ज्यादा नहीं है। तो वो एक एक थोड़ा सा एक गैप कह लीजिए, एक लैकुना कह लीजिए। इसलिए काफी इन्वेस्टर्स डायरेक्टली इन्वेस्ट करने में भी प्रेफर करते हैं इनटू दीज कमोडिटीज। ओके। सो लाइक कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, तो निफ्टी मेटल इंडेक्स में हम ऐसी सेकेंडरी कंपनीज को देखते हैं, जैसे प्राइमरी कंपनीज तो उतनी है नहीं जो हाँ, सो देखिए, कोई भी इंडेक्स है वो एक डाइवर्सिफाइड है, उसका अपना अलग बेनिफिट है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली कमोडिटीज की बात करें, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर की हम बात कर रहे हैं, जी, तो उसमें आप चाहेंगे कि जो आपका एक्सपोजर है वो इट शुड बी द कोरिलेशन बिटवीन, अब जैसे गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ की अगर आप बात करें तो ऑलमोस्ट 100% कोरिलेशन है बिटवीन गोल्ड प्राइसेस एंड गोल्ड ईटीएफ या एनएवी। सिमिलरली सिल्वर प्राइसेस एंड सिल्वर एनएवी। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किसी भी प्रॉक्सी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या कोरिलेशन है उसका। और जी, अगर कोरिलेशन 70-80% नहीं है तो शायद आपको वो आप इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा उसमें। ओके, ओके, फेयर इनफ, ठीक है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि अगर मुझे गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करना है तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं to invest in हम्म, gold or silver in India. Let's exclude jewelry for the time being because I do believe कि jewelry या generally बेची नहीं जाती है, बहुत इमोशनल अटैचमेंट होता है jewelry के साथ। तो इसको अगर छोड़ दे तो मैं गोल्ड और सिल्वर में कैसे इन्वेस्ट कर सकती हूँ? गिव मी ऑल द ऑप्शंस। देखिए, रेगुलेटेड अगर आप बात करें इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स की तो वो गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ्स हैं। जी, गोल्ड एंड सिल्वर फंड्स भी हैं, फंड ऑफ फंड्स भी हैं जिसमें आप एसआईपी भी कर सकते हैं। और ये फंड ऑफ फंड्स ईटीएफ्स रेगुलेट में इन्वेस्ट करते हैं, राइट? द फंड ऑफ फंड्स वुड जी, इन्वेस्ट इन दीज एब्सोल्युटली। ईटीएफ्स। ओके, या,
Yes, so the underlying is the ETF. ETF. रेगुलेटेड प्रोडक्ट क्यों जरूरी है, उसका मैं रीजन आपको बताता हूँ। देखिए, जब हम कहते हैं कि कोई प्रोडक्ट रेगुलेटेड है मतलब कि 99.9% जो कस्टमर कंप्लेंट या कस्टमर ग्रीवेंसेस हो सकते हैं वो रेगुलेटर सॉल्व कर लेता है। जी। और क्योंकि मार्केट से काफी मैच्योर हो चुके हैं तो ऐसे आप समझ सकते हैं काफी लर्निंग्स भी हुई है मार्केट की भी, एएमसीज की भी, रेगुलेटर्स भी। तो काफी हद तक मेजॉरिटी ऑफ जो कस्टमर कंप्लेंट्स या कस्टमर इश्यूज जो आ सकते हैं, इन्वेस्टर, हमारे केस में तो कस्टमर इन्वेस्टर हैं, वो आते हैं, तो वो काफी हद तक इनबिल्ट रेगुलेशंस में वो सॉल्व हो जाते हैं। मतलब देयर इज वेरी क्लियर, द रेगुलेशंस आर वेरी कट एंड ड्राई ऑन व्हाट इज टू बी डन। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या एएमसी को करना है और क्या इन्वेस्टर को करना है, वो रेगुलेशंस काफी कट एंड ड्राई हैं। जी। तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आपको म्यूचुअल फंड इकोसिस्टम से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई पुलिस कंप्लेन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोर्ट केस नहीं करने को, मोर ऑफन देन नॉट आई वुड से। लेकिन यही अगर आप अनरेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स पे जाते हैं तो उसमें कोई रेगुलेटर नहीं है, जिसका मतलब एक तरीके से वो एक B2B या B2C डीलिंग है। जी। सॉरी, इट्स अ बायलैटरल एग्रीमेंट दैट यू हैव विद देम। अगर कोई कस्टमर कंप्लेन होती है तो उसमें कोई थर्ड पार्टी या कोई रेगुलेटर नहीं है जो उसको एनफोर्स करता है। तो उस केस में अगर आपका कोई इशू होता है तो आपको यू मे हैव टू गो टू पुलिस स्टेशन और कोर्ट और सिविल कोर्ट और व्हाटएवर इज द केस में भी। तो ये डिफरेंस है रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड। क्योंकि आपने देखा होगा हाल में ही सेबी का काफी दे हैड said in the media also that the investors in gold and silver should prefer regulated instruments. So that is where they are coming from. This is their thing, that this is what they're saying is कि अगर regulated है तो रूल्स एंड रेगुलेशंस और द होल एक प्रोसेस है जिससे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मिलती है आपको। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है एज फार एज इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न। तो उसमें आपके गोल्ड ईटीएफ्स आते हैं, सिल्वर ईटीएफ्स आते हैं, और गोल्ड फंड ऑफ फंड, सिल्वर फंड ऑफ फंड आते हैं। ओके, सो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो भी गोल्ड ईटीएफ्स या फंड ऑफ फंड्स होते हैं दे आर बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड, इज दैट ट्रू, या फिजिकल सिल्वर फॉर दैट मैटर? तो सेबी से इंडिया एक बहुत यूनिक मार्केट है, क्योंकि इसमें जो म्यूचुअल फंड के रेगुलेटर सेबी हैं, उन जो गाइडलाइंस हैं उन्होंने दी हैं गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ की, वो काफी क्लियर है। उसमें गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ फुली बैक्ड होने चाहिए गोल्ड एंड सिल्वर से। ओके। एज पर सेबी रेगुलेशन आप कैश एलिमेंट सिर्फ मैक्सिमम 5% रख सकते हैं। अच्छा। और अगर आप सपोज किसी और इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं गोल्ड, फिजिकल गोल्ड के अलावा, तो उस दैट लीड्स टू फंडामेंटल चेंज, जिसे हम कहते हैं म्यूचुअल फंड पार्लेंस में फंडामेंटल चेंज ऑफ एट्रीब्यूट। तो उसमें एएमसी को इन्फॉर्म करना पड़ता है अपने इन्वेस्टर्स को। और वैसे भी जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें वेरी क्लियरली मेंशन रहेगा, जो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा रहेगा कि वेदर द फंड विल बी इन्वेस्टिंग इनटू फिजिकल और एनीथिंग एल्स। तो ये एक बहुत ही क्लियर मैंडेट है सेबी का कि द गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ शुड बी fully backed by physical gold and silver. And not only that, ये gold and silver जो bars हैं, ये highest international quality की होनी चाहिए, highest internationally accepted standard की होनी चाहिए, जो कि जिसको हम बोलते हैं कि LBMA, London Bullion Market Association Good Delivery Standard. जी. So physically backed with the highest internationally accepted standard of the bars. ओके, तो अगर आपने बोला गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ एंड गोल्ड फंड ऑफ फंड्स एंड सिल्वर फंड ऑफ फंड्स, हाउ अबाउट मल्टी एसेट फंड्स? मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में भी हमें गोल्ड या सिल्वर का एलोकेशन मिल जाता है। हाउ अबाउट इंटरनेशनल फंड्स? सो डू यू थिंक ये भी ऑप्शंस हैं अवेलेबल इन्वेस्टर्स के पास? अच्छे ऑप्शंस, आई मीन ऑफ कोर्स देयर आर अवेलेबल, बट देन डू यू थिंक ये भी अच्छे ऑप्शंस माने जाते हैं कंपेयर टू द ईटीएफ्स? वो आपका क्या इसमें रहेगा? एब्सोल्युटली। देखिए, मल्टी एसेट फंड में क्या है कि आप एसेट एलोकेशन जो है वो एक फंड हाउस या फंड मैनेजर पे छोड़ रहे हैं जी। और लेकिन अगर आप
खुद अपना एसेट एलोकेशन खुद करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली फिर आपको इक्विटी भी अलग से खरीदना पड़ेगा, फिक्स्ड इनकम भी अलग से खरीदना पड़ेगा और गोल्ड Yeah. एंड सिल्वर भी आपको Yeah. सेपरेटली लेना पड़ेगा। Okay. Okay. मल्टी एसेट का एक बेनिफिट ये भी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मतलब आप जब मल्टी एसेट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक सिंगल स्ट्रैटेजी में, एक सिंगल पोर्टफोलियो में सब एसेट क्लासेस रहती हैं, जो कि दैट पर्टिकुलर पोर्टफोलियो जिसमें क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन है तो मोर ऑफन देन नॉट ये काफी रिजिलियंट रहते हैं वॉलेटिलिटी कम एट टाइम्स व्हेन द मार्केट इज वॉलेटाइल। फॉर इंस्टेंस जैसे अगर आप पिछले 1.5-2 साल का देखें तो शायद इक्विटी ने अगर नहीं परफॉर्म किया है तो गोल्ड एंड सिल्वर ने परफॉर्म किया है और फिक्स्ड इनकम में आपको रेगुलर कूपन मिलता रहता है। Sure. उसके पहले का अगर आप टाइम देखें तो उसमें शायद इक्विटी ने परफॉर्म किया है, गोल्ड एंड सिल्वर ने परफॉर्म नहीं किया है। जी. तो कोई ना कोई इंग्रेडिएंट जो है मल्टी एसेट का वो परफॉर्म करेगा और आपके पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं से रिटर्न आता रहेगा। Okay. दूसरी बात यह है कि काफी टैक्स एफिशिएंट है क्योंकि ये म्यूचुअल फंड इकोसिस्टम में है और क्योंकि इसमें आपको जो रिटर्न मिलता है वो नेट मिलता है रिटर्न। जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने देखा कि अगर पिछले 1 साल में देखें तो रिटर्न आपका गोल्ड में आया है, शायद इक्विटी में नहीं आया है, लेकिन टैक्सेशन जो है वो आपका ओवरऑल रिटर्न में मिलेगा आपको। तो ये Right. काफी प्लस आपको म्यूचुअल फंड का भी बेनिफिट मिलता है उसमें टैक्सेशन का। तो Okay. टैक्स एफिशिएंट भी है। और दूसरी बात यह है कि देखिए जो रिसोर्सेज और फैसिलिटीज एक शायद फंड हाउस के पास अवेलेबल होती हैं वो शायद एक रिटेल इन्वेस्टर के पास या एक नॉर्मल इन्वेस्टर के पास नहीं हो। तो Okay. इसलिए इसलिए आप देखें ग्लोबली अगर आप बात करें, शायद इंडिया में मल्टी एसेट स्ट्रैटेजीज अभी पॉपुलर होना शुरू हुआ है, लेकिन अगर आप डेवलप्ड मार्केट की बात करें, चाहे वो यूरोप हो, यूएस हो, तो उसमें मल्टी स्ट्रैटेजी या मल्टी एसेट फंड्स काफी पॉपुलर है। इंडिया में अभी मेरे हिसाब से अगर आप मल्टी एसेट की अगर आप एयूएम देखें तो शायद वो 2% से कम होगी, जी. लेकिन अगर आप डेवलप्ड मार्केट की बात करें तो उसमें 5 से लेके 30% तक वो एयूएम का पार्ट बनाता है। तो इसलिए ये एक नया कॉन्सेप्ट, मतलब नया इन द सेंस कि एक इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है। Sure. और जैसे जैसे इन्वेस्टर्स अवेयर होंगे, जैसे जैसे साइज ऑफ द पोर्टफोलियो बड़े होंगे, Sure. तब द फोकस जो है वो एब्सोल्यूट रिटर्न से ज्यादा सस्टेनेबल रिटर्न्स पे जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स पे ज्यादा रहेगा। तो उस केस में फिर ये मल्टी एसेट फंड्स और मल्टी एसेट स्ट्रैटेजीज जो हैं वो ज्यादा पॉपुलर हो जाती हैं इन्वेस्टर्स के लिए। ओके, बट सर कैन वी से कि जो मल्टी एसेट स्ट्रैटेजी है वो शायद एक एक्सपीरियंस या एक मोर इवॉल्व्ड इन्वेस्टर के लिए बेटर होगी, और आई वुड से ऐसे इन्वेस्टर के लिए जिनको शायद बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, सो प्रॉबेबली पीपल हु आर लिटिल ओल्डर, जिनको शायद यू नो और ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, बिकॉज व्हेन यू आर यंगर आप फिर भी इक्विटीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो डू यू थिंक मल्टी एसेट फंड्स वुड प्रॉब्ली बी बेटर फॉर समवन जो मे बी 50s में है या 60s में है, and shayad gold ETFs would be better for someone in their 20s and 30s? I mean, I'm just thinking aloud कि do you think कि वो better रहेगा या किसी के पोर्टफोलियो में भी मल्टी एसेट फंड्स हो सकते हैं? तो नम्रता, मैं आपको इसमें रिफ्यूट करूंगा इन अ लाइटर वे। अगर आप हेज फंड मैनेजर्स की एवरेज एज देखें हाँ जी. ग्लोबली, तो उसमें आपको 70 ईयर वाले भी हैं हेज फंड मैनेजर्स और 60 ईयर्स वाले भी हैं हेज फंड जी. मैनेजर्स। तो आई थिंक एज इज गॉट नो, अगर ऐसा होता तो फिर शायद एंटरप्रेन्योर्स 60 या 70 साल के बाद रिस्क टेकिंग नहीं करते अपने बिजनेस में, राइट? Sure. तो वो एक मिसनोमर है। आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू मेक मनी। सिर्फ डिफरेंस यही है कि कुछ लोग इवॉल्व होते हैं, उनको पता है कि क्या डाउनसाइड वो टॉलरेट कर सकते हैं, क्या वॉलेटिलिटी वो टॉलरेट कर सकते हैं। और कुछ लोग शायद इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, वो काफी फिक्सेट हो जाते हैं कि हाँ मेरे को रिटर्न ही बनाना है Okay. और उसके लिए मैं जितना भी रिस्क लेना चाहूँ मैं ले सकता हूँ। तो आई थिंक डेफिनेटली आई वुड से इट इज फॉर द फॉर्मर, वो इन्वेस्टर्स जो ऑब्वियसली वी आर इन दिस बिजनेस, वी आर इन दिस ecosystem to make money, to create wealth. Wealth Okay. creation is the driving force of investment industry, mutual fund industry. जी. लेकिन उसमें अगर जो इवॉल्व इन्वेस्टर्स हैं जो कि समझते हैं कि हाँ देयर इज नो फ्री लंच, रिवार्ड है तो रिस्क भी है, जी. और इस चीज में उसको वो बैलेंस करके चलना चाहते हैं, तो उनके लिए
मल्टी एसेट फंड्स या मल्टी एसेट स्ट्रेटजी टाइप के फंड्स जो है वो दे वर्क क्वाइट वेल. Okay. From irrespective of the age, I think आप किसी भी एज ग्रुप में हो, आपका कोई भी रिस्क टॉलरेंस हो, एटलीस्ट कुछ पार्ट आपका इन्वेस्टमेंट का एक मल्टी एसेट स्ट्रेटजी में होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि एवरग्रीन स्ट्रेटजी. प्राइमरीली बिकॉज कि इन अ सिचुएशन आपको कैश की जरूरत है या आपको विड्रॉल करना है, और वो टाइम पे शायद इक्विटी मार्केट या फिक्स्ड इनकम मार्केट या गोल्ड मार्केट ऑल ऑफ देम, और दोनों में से एक दो मार्केट जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में हो सकता है कि आप लॉस नहीं बुक करना चाहें, या आपको ज्यादा वेल्थ क्रिएशन नहीं हुआ है पर्टिकुलर उस एसेट क्लास में. तो उस केस में एक प्रोबेबिलिटी है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो मल्टी एसेट फंड है शायद वो काफी इंसुलेटेड रहेगा वोलेटिलिटी से. तो वो आप उसको एक तरीके का कोर पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं, सोच सकते हैं बनाने के लिए. तो कोर में क्या होगा कि वो एक स्टेबल पार्ट बन जाता है आपके पोर्टफोलियो का. तो अब वो साइज कितना बड़ा रखना है आपको, उसमें यू वांट मल्टी एसेट टू बी a large part of your portfolio or a small part of portfolio, usme we can debate and we can analyze and discuss. But I think at least some part of everybody's portfolio should be a multi-asset strategy. Just to ensure ki at every time you have access to your capital. Okay. So now let me ask you a very fundamental question कि अगर मुझे अपने लिए एक गोल्ड ETF या एक सिल्वर ETF सेलेक्ट करना है, तो मुझे क्या-क्या क्राइटेरिया देखने चाहिए उस फंड में? So what are the पैरामीटर्स जो जिसको एनालाइज करके मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि ये मेरे लिए सही फंड होगा, गोल्ड एंड सिल्वर ETF स्पेसिफिकली? देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर हम क्यों खरीदते हैं? जो आप देखिए, हमारी जो इंडिया की जो कल्चरल एफिनिटी है वो क्यों है? क्योंकि गोल्ड की लिक्विडिटी है. गोल्ड को आप कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. सिल्वर का भी वही है. तो लिक्विडिटी इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अब आपको गोल्ड और सिल्वर काफी फॉर्म में मिल जाएंगे, लेकिन वो कौन सा फॉर्म है जो सबसे ज्यादा लिक्विड है? और मजे की बात यह है कि गोल्ड ETF की अगर हम बात करें तो वो फिजिकल गोल्ड और सिल्वर से भी ज्यादा लिक्विड है. क्योंकि उसके दो रीजन है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप देखें कि गोल्ड ETF के जो यूनिट्स होते हैं वो काफी स्मॉल नंबर के होते हैं. जैसे अगर आप आज की बात करें तो मोस्ट ऑफ द गोल्ड ETF आप एक उसका जो यूनिट है, आप वो 100 रुपए के नीचे, आप 150 रुपए 200 रुपए के नीचे आप यूनिट खरीद सकते हैं. सिल्वर की अगर हम बात करें तो आप मोस्ट ऑफ द सिल्वर ETF के जो चल रहे हैं इस समय, उनकी यूनिट्स आप 300 रुपए से कम, तो आप इतने छोटे अमाउंट का भी गोल्ड और सिल्वर खरीद सकते हैं. लेकिन आप जब उसको बाय और सेल करेंगे तो उसमें जो बाइंग सेलिंग स्प्रेड है, जिसको हम इम्पैक्ट कॉस्ट कहते हैं, वो फिजिकल मार्केट से काफी कम होती है. अगर आप आज की तारीख में 1 ग्राम सोना खरीदें, 1 ग्राम चांदी खरीदें और उसको आप तुरंत बेचने के लिए जाएंगे, तो आपको एक बहुत वाइड इम्पैक्ट कॉस्ट या बाइंग सेलिंग में डिफरेंस दिखेगा. लेकिन अगर हम ETF की बात करें तो उसमें ये जो स्प्रेड होता है, ये जो इम्पैक्ट कॉस्ट होती है, वो काफी कम होती है. तो एक तरीके से छोटे साइज में भी आपको इतनी बेहतरीन लिक्विडिटी मिल रही है. तो लिक्विडिटी इज द मेन क्राइटेरिया, क्योंकि आप गोल्ड एंड सिल्वर वेल्थ क्रिएशन के लिए भी खरीदते हैं, लेकिन आप गोल्ड एंड सिल्वर इसलिए भी खरीदते हैं कि इन केस मुझे कल को सडनली फंड्स चाहिए फॉर अ गुड रीजन और फॉर नॉट सो गुड रीजन. लेकिन शायद मे बी आई डोंट वांट टू सेल माय ज्वेलरी, आई डोंट वांट टू सेल माय कॉइन्स. तो लेकिन मेरे पास गोल्ड ETF यूनिट्स हैं, क्लिक ऑफ द बटन. क्योंकि आजकल मैक्सिमम लोग आजकल एप्स के थ्रू ही इन्वेस्ट भी करते हैं या वेबसाइट एप्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं. तो इट इज यू कैन से अ वेरी डिजिटल फॉर्म ऑफ गोल्ड. तो क्लिक ऑफ द बटन में आपका बाय हो जाता है, सेल हो जाता है. और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे कल्चर में एक स्टिग्मा अटैच्ड है कि कोई भी फैमिली या कोई भी इंडिविजुअल अपना सोना या चांदी बेचता है तो लोग ये सोचते हैं कि अरे उसने सोना चांदी क्यों बेचा, क्या उसकी सम प्रॉब्लम तो नहीं है लाइफ में. तो पूरी एनोनिमिटी है. आप कितना मर्जी भी गोल्ड ETF खरीद लीजिए, कितना भी बेच लीजिए, कितना भी सिल्वर
ETF खरीद लीजिए, बेच लीजिए, फुल एनोनिमिटी है, वो आपको और आपके डीमैट अकाउंट को ही पता रहेगा। तो ये सब चीजें देखते हुए लिक्विडिटी इज द मेन क्राइटेरिया, क्योंकि अगर आप सोना खरीद के रखे हुए हैं किसी भी फॉर्म में और वो वक्त आने पे अगर आप उसको लिक्विडेट नहीं कर सकते हैं, या आप उसको, लिक्विडेशन ऐसे भी हो सकता है कल को आप सोचेंगे चलो मैंने बहुत प्रॉफिट बना लिया सोने में, चांदी में, मैं थोड़ा सा आई टेक सम मनी ऑफ द टेबल एंड ऑल, वो भी एक रीजन हो सकता है। इट नीड नॉट बी एन इवेंट। सो उसका ईज जो आपको गोल्ड ईटीएफ, एक लिक्विड गोल्ड ईटीएफ में मिलेगा, लिक्विड सिल्वर ईटीएफ में मिलेगा, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, Okay. एक फैक्टर है। Okay. So just adding on to my question, what I'm also trying to ask you is कि इतने सारे गोल्ड ETFs और सिल्वर ETFs अवेलेबल है मार्केट में, तो किस क्राइटेरिया के बेसिस पे हमें सेलेक्ट करना चाहिए? एक्सपेंस रेशियो, ट्रैकिंग एरर, या फिर एनी अदर क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे मुझे गोल्ड या सिल्वर ETF लेना चाहिए? तो मेरे हिसाब से लिक्विडिटी, क्योंकि You've already प्राइमरी said है, that, yeah, उसके yeah. बाद या ट्रैकिंग एरर भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए वर्ल्ड ओवर और शायद इंडिया में भी ऐसा ही है कि जो लिक्विडिटी है वो काफी कॉन्सेंट्रेटेड रहती है टॉप फंड्स में। अच्छा, ओके, एंड वो एक, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यू डोंट वांट टू बी बाइंग कोई भी ETF, नॉट गोल्ड एंड सिल्वर, चाहे वो निफ्टी का ETF हो, इक्विटी ETF हो, डेट ETF हो, कोई भी ETF अगर आप नहीं खरीदना चाहेंगे जिसमें लिक्विडिटी ना हो, क्योंकि मे बी अभी शायद आपका पोर्टफोलियो आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप एक छोटे अमाउंट से करें, बट आगे जाके वो बड़ा होगा, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू वुड नीड लिक्विडिटी टू, एंड लिक्विडिटी का जो मेन जो इफेक्ट है वो आपको पता लगता है जब मार्केट वॉलेटाइल होते हैं। तो क्या वॉलेटिलिटी है मार्केट में, क्या आप अपना ETF बेच पाए, क्या आप खरीद पाए, जैसे करेक्शन हुआ, करेक्शन में आप खरीद पाए, क्या लिक्विडिटी थी, जब मार्केट एकदम से मेल्ट अप हुआ या मेल्ट डाउन हुआ, उसमें आपको एग्जिट एंट्री मिला कि नहीं मिला। तो वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एक ETF डिसाइड करने के लिए, बिकॉज द होल पर्पस, द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग गोल्ड एंड सिल्वर ETF वाज कि आप एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए, एक कॉमन इन्वेस्टर के लिए, आप फिजिकल गोल्ड बैक्ड सिक्योरिटी है और उसकी लिक्विडिटी फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर से काफी ज्यादा सुपीरियर है। सो आई थिंक लिक्विडिटी इज अ मेन फैक्टर दैट यू शुड कीप इन माइंड। ओके, so now let me ask you a question about your own gold ETF, जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड बीज, राइट? जो अभी it's the 15th largest gold ETF in the world, so congratulations on that. So Thank you. please help us understand कि how does it work, and also ये जो इसमें निप्पॉन is the only AMC जिसने अपने ETF को गोल्ड बीज बुलाया है, तो what's the logic of calling it gold bees? So gold bees is just the आप जिसको कह सकते हैं मॉनिकर है या जो उसका नेम है। इट वाज इट्स अ, क्योंकि ये जब हमने ये स्टार्ट किया था 2007 में जी, तो वो टाइम पे इसको ये दिया गया था, नाम दिया गया था। सो एंड क्योंकि इट वाज वन ऑफ द पायनियरिंग ETFs, इट वाज आल्सो कि वो टाइम पे काफी ये पॉपुलर हुआ, तो आई थिंक दैट नेम जस्ट वो एक जो टर्मिनोलॉजी जो है वो इट जस्ट स्टक। ओके, और इसका अगर आप स्ट्रक्चर आप देखें गोल्ड ETF का या सिल्वर ETF का, तो ये जैसे मैंने बताया कि सेबी रेगुलेशंस जो हैं वो काफी स्ट्रिक्ट और काफी कट एंड ड्राई है। इसमें हम कुछ किसी भी फंड हाउस को कुछ ज्यादा डिस्क्रिशन नहीं है कि आप इसमें फिजिकल रखें या नहीं रखें। कम से कम 95% ऑफ द AUM फिजिकल होना जरूरी है एज पर सेबी रेगुलेशंस जी, और जो बार्स हैं जैसे मैंने बताया आपको वो ऑफ द ग्लोबली हाईएस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होनी चाहिए, जो कि LBA में गुड डिलीवरी बार्स हैं। ये लिस्टेड है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, बोथ द एक्सचेंजेस और BSE NSE पे दोनों, जिसमें आप इसको एक स्टॉक की तरह बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, सेल कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं।
अगर आप SIP शुरू कराना चाहते हैं तो आप गोल्ड फंड ऑफ फंड्स के थ्रू या सिल्वर फंड ऑफ फंड के थ्रू आ सकते हैं, जो कि फंड हाउस में आप आप SIP शुरू कर सकते हैं। जी। तो ये स्ट्रक्चर है इसका, और ऑन डे टू डे बेसिस हम इसकी नेट एसेट वैल्यू डिक्लेयर करते हैं एवरी इवनिंग। तो इन्वेस्टर्स को ये भी पता लगता है कि क्या इसकी वैल्यू है उनकी होल्डिंग्स की। सो इन शॉर्ट इट इज, आप कह सकते हैं एक तरह का एक टिपिकल म्यूचुअल फंड ही है गोल्ड ETF। ओनली डिफरेंस इज कि म्यूचुअल फंड जो है वो एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होते हैं, ट्रेड नहीं होते हैं, लेकिन Trade नहीं ETF जो है, ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये लिस्ट होता है और ट्रेड होता है एक्सचेंज में, जिसमें आप इसको बाय एंड सेल कर सकते हैं। ओके। तो जब हम ETFs खरीदते हैं तो वी लुक एट समथिंग कॉल्ड एज इंडिकेटिव NAV, INAV एज इट्स कॉल्ड। तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि INAV होता क्या है और ये क्यों ज़रूरी है देखना जब आप एक ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं? देखिए, किसी भी एसेट प्राइस की प्राइस लाइव अप एंड डाउन होती रहती है, मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड। और एक हिस्टोरिक NAV होती है, वो पिछले जैसे आज का जो NAV क्लोज हुआ है वो डिक्लेयर होगा, तो वो हिस्टोरिक NAV हो जाएगी। तो कल अगर आप सुबह मार्केट में अगर आते हैं तो आप, एक तो हिस्टोरिकल NAV है, दूसरा गोल्ड प्राइसेस और सिल्वर प्राइसेस तो कंटिन्यूसली ऊपर नीचे जा रहा है, दे आर मूविंग अप एंड डाउन। तो वो अब कंपेयर टू द हिस्टोरिक NAV, वो अभी कहाँ है, अभी हम उससे नीचे हैं, अभी हम उससे ऊपर हैं। तो वो एक तरीके से आपको बता रहा है कि जैसे जैसे लाइव प्राइसेस गोल्ड एंड सिल्वर की ऊपर नीचे मूव हो रही हैं, तो जो इंडिकेटिव NAV है, वो NAV जो है अभी, वो कितना ऊपर और कितना नीचे जा रहा है। तो INAV बेसिकली आपको बता रहा है कि इस समय मार्केट गोल्ड एंड सिल्वर कहाँ है, और उस प्राइस पे क्या NAV है जो आपको अवेलेबल है। तो बेसिकली इट इज टेलिंग यू दी अप एंड डाउन मूव्स ऑफ दी गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस। ओके। सो विक्रम जी, आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड एंड सिल्वर का कितना एलोकेशन है? हाउ मच व्हाट परसेंटेज ऑफ योर पोर्टफोलियो इज गोल्ड एंड सिल्वर? क्वाइट अ लॉट, आई वुड से। मैं गोल्ड में, आई वुड से, मेरे पोर्टफोलियो में, पर्सनल पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूं, तो गोल्ड एंड सिल्वर कंबाइंड ऑलमोस्ट 20% है। Okay, just which is not bad. Okay, and just out of curiosity, और क्या-क्या categories हैं आपके पोर्टफोलियो में apart from gold and silver? Which other तो categories of funds? मेरे पोर्टफोलियो में अगर आप देखें तो इट्स वेरी सिंपल। मल्टी एसेट फंड जो है, दैट इज द लार्जेस्ट होल्डिंग ऑफ माय पोर्टफोलियो। Okay. जो मेरा अपना फंड है, दैट इज द लार्जेस्ट होल्डिंग ऑफ माय पोर्टफोलियो। Oh, okay. नॉट ओनली मी Wonderful. बट माय फैमिली ऑल्सो, बिकॉज आई थिंक मैं ये सोचता हूँ कि चलिए, अगर मैं इसका फंड मैनेजर नहीं भी होता मुझे, लेकिन एक जगह पे एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में मुझे कमोडिटीज मिल रही हैं, मुझे जी। फिक्स्ड इनकम मिल रही है, मुझे इंडियन इक्विटी मिल रहा है, इंटरनेशनल इक्विटी भी मिल रहा है। तो या आई मीन व्हाट एल्स यू वुड लाइक टू इन्वेस्ट। मे बी आप एज ए इन्वेस्टर डिसएग्री कर सकते हैं कि शायद इक्विटी में ज्यादा खरीद लूं या गोल्ड कम खरीद लूं या फिक्स इनकम कम या ज्यादा कर लूं, वो दैट इज डिबेटेबल, बट दिस कवर्स ऑल द एसेट क्लासेस। तो आप Okay. एक तरीके से बाय वर्च्यू ऑफ दिस पोर्टफोलियो, आई एम होल्डिंग ऑल द एसेट क्लासेस। Wonderful. Okay. Just the last question before we end this conversation. आपने बोला था कि आप 3 डेकेड से जो हैं which is 30 years से you've been part of this industry. तो विक्रम जी, आप हमें ये बताइए कि आपने क्या गलतियाँ करी हैं in this journey of being a fund manager and an investor, और आपकी learnings क्या रही हैं in the last 30 years? श्योर। एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस जो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर और एक एवरेज इन्वेस्टर में ये है कि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर ट्रेडर नहीं होता है, हम्म। सक्सेसफुल इन्वेस्टर स्पेकुलेटर नहीं होता है। तो ये ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन जो है, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने लाइफ में काफी साल तक ट्रेडर भी रहा हूँ। मुझे इस पे कोई एवर्जन नहीं है ट्रेडिंग के लिए। लेकिन जो वेल्थ क्रिएशन है वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू होता है। लॉन्ग टर्म आपको होराइजन चाहिए। ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन आपको शायद शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन दे सकती है, लेकिन ग्लोबली अगर आप देखें, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं, बहुत ही कम इंस्टीट्यूशन ऐसी हैं ग्लोबली जो कि सिर्फ ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन करके एक सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएशन कर पाए हैं। एंड वो उनके पास जो रिसोर्सेज हैं,
वो शायद हम उसके बारे में हम ड्रीम भी नहीं कर सकते हैं। तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये 3 चीजों को आप अलग रखिए, स्पेकुलेशन, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। आई एम नॉट सेइंग कि वन इज गुड एंड वन इज बैड, बट जहां आपका पर्सनल वेल्थ क्रिएशन है, और मैं समझता हूं जब तक आपका होराइजन 3 से 5 साल का नहीं होगा, तब तक आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा एक कन्विक्शन लाने के लिए। अब जैसे अगर हम आज और आप बात कर रहे हैं गोल्ड एंड सिल्वर की, जी। अगर हम ये कन्विंस नहीं है कि ये एसेट क्लास अगले 5 साल तक परफॉर्म करेगा या अगले 5 साल तक इसके फंडामेंटल्स रहेंगे नहीं रहेंगे, तो देन एनीवे वी विल बी कंफ्यूज्ड कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए। सो एक कन्विक्शन आपको तभी, कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी आप चीज स्टार्ट करते हैं, अनलेस आप ये उसमें व्यू लेके नहीं चलते हैं कि मुझे ये चीज 5 से 10 साल में, आई नीड टू गिव दिस 5 to 10 years to get the results. Unless you don't have that approach, it becomes very very difficult for wealth creation. अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जो यंगस्टर्स हैं अभी, और जब अपनी हम we all were youngsters, लेकिन anyway I am much more senior than you, Namrata, but I can tell you at the time of starting my career, काफी ऐसा नहीं है कि काफी हम लोग की हाई सैलरीज थी, काफी लिमिटेड सैलरीज थी, लेकिन अगर वो टाइम पे लुकिंग बैक एक डिसिप्लिन तरीके से अगर एक एलोकेशन किया होता, तो जो कि हमने काफी टाइम के बाद किया, मे बी 30s और 40s में शुरू किया, बेनिफिट उसका भी हुआ। लेकिन वो फिर एक वो टाइम पे क्या था कि चलो मैं व्हाट इज द नेक्स्ट बिग थिंग टू बी डन उस समय। जैसे आज से 2-3 साल पहले क्रिप्टो करेंसी था, फिर उसके पहले टेक स्टॉक्स था, जो भी, मतलब तो एक वो आपको एक पुल आएगा, एक अट्रैक्शन आएगी कि हाँ यार, मैं जिसको हम फोमो बोलते हैं कि चलो मैं अपना जो भी सेविंग्स है, क्यों ना मैं द नेक्स्ट बिग थिंग में लगाऊं। तो वो एक बहुत ही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो जाता है, क्योंकि not every next big thing will be the next big thing. Many will not be around. But again, coming back to this, कि if some part of your portfolio जो कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए आपने सेपरेट रखा हुआ है, और यही देखिए, यही फंड मैनेजमेंट में भी होता है कि आप जो पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं एक फंड में, आप हर महीने या हर हफ्ते आप स्टॉक्स चेंज नहीं कर सकते, या हर महीने या हर हफ्ते में गोल्ड और सिल्वर का एलोकेशन चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं वो कर रहा हूं तो इसका मतलब देयर इज समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग इन माय इन माय अप्रोच। तो अगर आपका पोर्टफोलियो ऐसा है जो कि आपको सालों साल टच करने की जरूरत नहीं है, एडजस्ट करने की जरूरत नहीं, दिस मीन्स यू आर सक्सेसफुल। एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा कंप्लेसेंसी ऑल्सो डजंट हेल्प। आई हैव सीन मेनी पीपल जो बहुत ही रिस्क अवर्स हो जाते हैं, वो सिर्फ फिर फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करते हैं या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो एक्सट्रीम भी इज ऑल्सो बैड, बिकॉज देन यू आर डिपेंडिंग टू मच ऑन रियल एस्टेट टू परफॉर्म, या आप अगर इन्फ्लेशन और जो आपको नेट पोस्ट टैक्स रिटर्न्स मिल रहे हैं अपने फिक्स्ड इनकम या एफडी से, अगर आप इन्फ्लेशन ही बीट नहीं कर पा रहे, तो आपका जेन्युइन वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा। सो आई थिंक द मिस्टेक वी ऑल डू व्हेन वी स्टार्ट अवर करियर, and even our journey in the investment universe as an analyst, as an investor, as a fund manager, the सबसे बड़ी mistake जो हम ये करते हैं कि we want to find the next big thing and latch on to it. उसमें फिर luck factor जो होता है वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो जब आप जहाँ पे आप कोई भी चीज कर रहे हैं जहाँ पे आप luck is a very important thing, then don't put all your as they say, don't put all your eggs in that basket. कुछ लक पे भी खेलिए, बट एक कोर फिलॉसफी और एक रखिए कि हाँ, मुझे जो वेल्थ क्रिएशन करना है वो लॉन्ग टर्म के लिए करना है, और एक सम पार्ट ऑफ माय पोर्टफोलियो एज ए इन्वेस्टर, एज अ फंड मैनेजर, एज व्हाटएवर, आई हैव टू एंश्योर विच इज इम्यून टू शॉर्ट टर्म साइकिल। तो ये आई थिंक बहुत बड़ी लर्निंग में, easier said than done, because I think कल 4 लोग बैठेंगे और एक अगर आप उसमें से बोलते हैं कि यार मैंने क्रिप्टो करेंसी में अपना पैसा डबल कर दिया, तो एक तरीके से आपको भी लगेगा कि हाँ यार, मैं पीछे रह गया, मुझे भी करना था। तो वो चीज जो है वो उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको इवॉल्व करके, और उसमें ये एक बास्केट बना लीजिए कि ठीक है, मेरा एक फॉर फन पोर्टफोलियो है और एक मेरा पोर्टफोलियो है फॉर माय वेल्थ क्रिएशन। तो ये दोनों को अगर आप अलग अलग रखेंगे तो उसमें आपको एंजॉयमेंट भी मिलेगा,
और आपको वेल्थ क्रिएशन भी मिलेगा। Wonderful. Thank you so much. I think it was a wonderful detailed conversation. आज I think पहली बार हमने गोल्ड और सिल्वर के बारे में इतना ज़्यादा डिटेल में बात किया है in our show. So thank you so much, विक्रम जी. I think wonderful insights. I'm sure हमारे viewers को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा from this episode. So thank you so much for your time. And we do hope कि हम आपको दोबारा इस show पे लेके आए, maybe with a different theme, with a different topic. But we would love to have you back again. But thank you so much for today. Thank you very much. Thank you, Namrata, for inviting me on your show. And I wish you and all your viewers a very happy 2026 and Thank best you so of much, luck. sir. Very best Thank you of so luck. much. Wish you the same. Thank you. Wow, that was such a wonderful conversation with Mr. Vikram. I'm sure आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा. तो जल्दी से जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने मिस्टर विक्रम से ये पूछा कि एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में गोल्ड या सिल्वर क्यों होना चाहिए. एंड मिस्टर विक्रम सेज कि अलग अलग असेट क्लासेस अलग अलग समय पे परफॉर्म करते हैं, विच मीन्स दे आर साइक्लिकल इन नेचर. फॉर एग्जाम्पल पिछले 2 या 3 सालों में गोल्ड ने अच्छा किया है, लेकिन उससे पहले एक्विटीज ने बहुत अच्छा किया था. सो ये बेसिकली सेज कि आइडियली हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए अक्रॉस ऑल एसेट क्लासेस. डाइवर्सिफिकेशन इज द ओनली फ्री लंच इन कैपिटल मार्केट्स. ही सेज कि अगर डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा तो आपको जो है कंपाउंडिंग डिसरप्ट होगा, एंड कंपाउंडिंग रिक्वायर्स अ स्टेडी पोर्टफोलियो, एंड दैट इज व्हाई गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं वो हमारे पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं. फिर हमने मिस्टर विक्रम से पूछा कि एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर का एलोकेशन क्यों होना चाहिए और कैसे होना चाहिए. तो मिस्टर विक्रम सेज कि सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा में भी स्मॉल पोर्शन गोल्ड या सिल्वर में एलोकेट होना चाहिए, 5 to 10% एटलीस्ट. एंड ही सेज कि ये जो गोल्ड और सिल्वर है आपके पोर्टफोलियो में, ये आपको जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी या ट्रेड वॉर से प्रोटेक्ट करेगा. नाउ ही सेज कि अगर आपका पोर्टफोलियो डेट की तरफ ज्यादा बायस्ड है तो जो गोल्ड और सिल्वर एलोकेशन है वो आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को बेटर करेगा. लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो एक्विटीज की तरफ ज्यादा बायस्ड है तो गोल्ड और सिल्वर विल प्रोवाइड इंश्योरेंस और हेज अगेंस्ट मार्केट वॉलेटिलिटी. तो ही सेज कि जब भी गोल्ड को यूज किया जाता है एज अ लिक्विडिटी प्रोवाइडर और अ हेज, इट गिव्स यू बेस्ट परफॉर्मेंस. फिर हमने मिस्टर विक्रम से पूछा कि बियॉन्ड गोल्ड एंड सिल्वर क्या हमें कॉपर या दूसरे मेटल्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए. एंड मिस्टर विक्रम सेज दैट वी डोंट नीड टू लुक बियॉन्ड गोल्ड एंड सिल्वर इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी होल्डिंग्स. ही सेज कि जो गोल्ड होता है वो आपको इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज देता है, एंड एट द सेम टाइम अगर आप गोल्ड ज्वेलरी भी ले रहे हैं तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट मानी जाती है. अगर हम सिल्वर की बात करें तो बिसाइड्स बीइंग अ प्रेशियस मेटल, ये जो है बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूजेस भी होते हैं सिल्वर के. तो ही सेज कि अभी फॉर एग्जांपल सिल्वर प्राइसेस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि सिल्वर का यूज हमने ग्रीन टेक्नोलॉजी में देखा है, हाईटेक में देखा है, एक्सेट्रा. तो ही सेज कि सिल्वर इज अ प्रॉक्सी फॉर क्लाइमेट, गोल्ड इज अ प्रॉक्सी फॉर अनसर्टेनिटी एंड क्रेडिट रिस्क, और इसीलिए आपके पोर्टफोलियो में दोनों की जरूरत है. फिर हमने मिस्टर विक्रम से पूछा कि हमें गोल्ड या सिल्वर में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या क्या ऑप्शंस हैं. एंड मिस्टर विक्रम सेज कि आप गोल्ड या सिल्वर ETFs खरीद सकते हैं. यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर फंड ऑफ फंड्स जो इन ETFs में इन्वेस्ट करते हैं. नाउ द बेस्ट पार्ट इज कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये रेगुलेटेड हैं एंड दे आर बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड और सिल्वर ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. ही सेज कि आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जो इन कमोडिटीज में इन्वेस्ट करते हैं. एंड ये इसलिए है क्योंकि जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स होते हैं वो काफी रेजिलिएंट होते हैं अगेंस्ट मार्केट वॉलेटिलिटी. तो ही सेज कि क्योंकि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में काफी एसेट क्लासेस होती हैं, एट एनी पॉइंट इन टाइम इस फंड में कोई ना कोई एसेट क्लास परफॉर्म कर रही होती है, और ये फंड्स जो है काफी टैक्स एफिशिएंट भी होते हैं. फिर हमने मिस्टर विक्रम से पूछा कि हमें एक सही गोल्ड या सिल्वर ETF कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, व्हाट्स द क्राइटेरिया. तो मिस्टर विक्रम सेज कि जो एक सबसे मेन या इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है वो है लिक्विडिटी. जो गोल्ड और सिल्वर ETFs होते हैं वो उनके फिजिकल वेरिएंट्स के कंपैरिजन में ज्यादा लिक्विड होते हैं. इनका जो इम्पैक्ट कॉस्ट होता है वो भी काफी कम होता है. ही ऑल्सो सेज कि गोल्ड और सिल्वर ETF की जो यूनिट्स आप खरीदते हैं वो आप काफी कम कॉस्ट में या कम प्राइस पे खरीद सकते हैं, which makes it more affordable for every investor. At the same time, ही सेज कि क्योंकि इसमें लिक्विडिटी इतनी अच्छी होती है आप कभी भी इनको बेच के पैसा निकाल सकते हैं इफ यू आर इन डेस्परेट नीड ऑफ मनी. तो ही सेज कि जब आपको एक अच्छा गोल्ड या सिल्वर ETF सेलेक्ट करना होता है, लिक्विडिटी को डेफिनेटली देखना चाहिए, फिर आपको ट्रैकिंग एरर और एक्सपेंस रेशियो भी देखना चाहिए व्हाइल सिलेक्टिंग द राइट फंड फॉर योरसेल्फ. फिर हमने मिस्टर विक्रम से उनके पर्सनल पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कस किया, एंड वी आस्क्ड हिम कि उनके पोर्टफोलियो में कौन से फंड्स हैं. ही सेज कि उन्होंने गोल्ड और सिल्वर उनके पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर का एलोकेशन 20% है, एंड उनका एक बहुत बिग पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो उन्हीं के मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में है. एंड ही लव्स दैट फंड बिकॉज ही सेज कि इसमें आपको अलग
अलग असेट क्लासेस का एक्सपोजर मिलता है। फिर हमने मिस्टर विक्रम से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम इक्विटी इन्वेस्टिंग एज एन इन्वेस्टर, एंड मिस्टर विक्रम सेज कि एक जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर होता है वो ट्रेडर या स्पेक्युलेटर नहीं होता है। आइडियली वेल्थ क्रिएट करने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए, और जब आप स्पेक्युलेशन या ट्रेडिंग करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो अगर एज एन इन्वेस्टर आपके पास 5 साल भी नहीं है टू इन्वेस्ट इन इक्विटीज, इसका मतलब यह है कि आप इक्विटी से वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ही ऑल्सो सेज कि अगर आपके पोर्टफोलियो को रेगुलर चेंजेस की जरूरत नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपने अच्छे से इन्वेस्ट किया है, बट ऑफ कोर्स यू हैव टू मॉनिटर योर पोर्टफोलियो रेगुलरली। सो दैट वाज अबाउट इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड। आई डू होप ऑल ऑफ यू हैड अ वंडरफुल लर्निंग एक्सपीरियंस। हमने बहुत कुछ डिस्कस किया अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर ETFs। आई डू होप ऑल ऑफ यू हैड अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel, which is called Mutual Funds with Grow. Thank you so much for watching. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.